डॉक्टर साहब, मैं आज ना एक शायराना तरीके से शुरू करता हूं कि रात भर एक चाप सी चारों तरफ फिरती रही, वाह, जानलेवा खौफ था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मगर मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया है। जो एक रात थी और आप और मैं कल आप शो के बाद जब जा रहे थे तो मैंने आपसे पूछा भी था, तो बहुत कुछ किया है, दुनिया बदल गई है और ताकत का बैलेंस भी अब बदलता नजर। काई साहब बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि बहुत कुछ होते होते रह गया। असल बात तो ये है कि जो कुछ होने जा रहा था वो होते होते रह गया। और ये जो वेस्ट एशिया है, जिसको मिडिल ईस्ट, तो अब एक आपको पता है ये फजूल सी कॉलोनियल दौर की टर्म है। वो बरतानिया देखता था कि ये जो ईस्ट है और वो जो सारी एम्पायर्स देखती थी तो दरमियानी रास्ते को क्या कहें, तो फिर मिडिल ईस्ट का नाम निकलाया। तो ये फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ये सब फजूल बात है। असल बात है कि वेस्ट एशिया को अगर हम इस तरह से नहीं, वेस्ट एशिया को कर लें या उसके साथ हम अफ्रीका को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि इजिप्ट जो है वो अफ्रीका में है। अब ये है कि होने क्या जा रहा था, होने ये जा रहा था जो कि जिसका बिल्कुल आप भी डिस्कस कर रहे थे, वो सारे के क्या ईरान को न्यूक करने जा रहा है अमेरिका। यही खौफ था, यही खौफ था, क्योंकि वो जो बात हुई थी ना तहजीब का खात्मा। देखिए, एक होता है रिजीम का चेंज, एक होता है तहजीब का खात्मा। तहजीब को आप कहां से शुरू करेंगे ईरान की? वो साइरस द ग्रेट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस्लाम तो बाद में आया है ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में, साद बिन अबी वक्कास, जंग कादसिया। लेकिन अगर आप शुरू करें साइरस द ग्रेट से, तो साइरस द ग्रेट तो वो है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी तफसीर में वो जुल्करनैन के तौर पे बयान करते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे? अब उसको ऑब्लिटरेट करने की बात हो रही थी। फिर गालियां भी हमने सुनी कि अमेरिका के सदर गुस्से में गालियां दे रहे थे और बड़े उन्होंने, मोसाद के चीफ ने भी तो गालियां मुझे आप दिखा रहे थे। बिल्कुल वो उसने भी, वो ये पागल हो गए हैं, वो पागल। अच्छा, तो वो अब वो गालियां देखा, परसों गालियां हो रही थी, फिर न्यूक की बात हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे मुझे आपका एक जुमला याद आता है जो आपका तारीखी जुमला है कि गुस्सा, ताकत, गुस्सा और बेबसी। ओहो, इसका इम्तिजाज तो नहीं था? बड़ा पुराना जुमला है। ताकत, गुस्सा और बेबसी नहीं। असल में देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको एक बात का अच्छी तरह से अंदाजा है, और वो ये है कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर को वो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं। और ऐसी है जहां पर वो कभी ग्रीनलैंड पे गुस्सा करते हैं, कभी वो नेटो को गालियां देते हैं, कभी वो जो है वो यूक्रेन की उसकी बेइज्जती करते हैं सबकी। और अब यह है कि उन्होंने कल जो मैसेज किया है रात को, उसमें अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करें। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है। ऐसी हुआ ना, शुरू में उन्होंने वो किया और बाद में उन्होंने ईरान का जिक्र किया। उसमें किसी जीसीसी मुल्क का जिक्र ही नहीं है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे कि जैसे यूक्रेन की बात हो रही है और नेटो को फारिग कर दिया उन्होंने। उसमें उस पूरे पोस्ट में, अगर आप ये शायद साहब, जी जी बिल्कुल, उसमें कोई मुल्क आपको नजर आ रहा है? यानी आपने यानी फैसला वो 10 नुकात जो आप भी बात करें, उसमें ईरान है और वो है। लेकिन सर, एक ताकत जो कि बिल्कुल खामोश ताकत है और बहुत बड़ी ताकत है, उसका जिक्र कहीं कहीं थोड़ा बहुत खाल खाल आया है, लेकिन ये पता चला है कि उनका मरकजी किरदार था जो कि चीन है। जी बिल्कुल। चीन का इसमें क्या किरदार था सर? रात भर जो होता रहा, जो रात 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात जो हैं वो हुए और बातचीत हुई, जो कि कल दिन से ही जारी था। फिर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और फिर ये खुशखबरी आई। लेकिन इस दौरान चीन का किरदार भी सामने आया और बताया गया कि असल जो गारंटी है वो चीन ने दी है। चीन का किरदार खुल के सामने आ गया था, और उसका सामने आ गया जब बहरीन की तरफ से एक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई और वो वीटो कर दिया उसको। और वो जो करारदाद थी बहरीन की तरफ से, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें जो जीसीसी, देखें नेटो खत्म हो गया, फारिग हो गया नेटो, ईयू फारिग हो गया, जीसीसी भी फारिग हो गया। जी फारिग, क्योंकि ओमान के साथ ईरान ने मामला तय कर लिए, इराक के साथ मामला तय कर लिए, कतर भी ईरान के करीब, ये जीसीसी फारिग हो गया। टोटल एक जो रियासत है वो उन्होंने अपना फैसला करना है, हम खुद करें। तो वो जो बहरीन की तरफ से जो करारदाद पेश हो रही थी, वहां से यूएन में लॉबी नहीं की कहीं जीसीसी ममालिक ने उस करारदाद की हक में, और उसको वीटो कर दिया रशिया और चाइना ने। अब मुझे बताएं कि एक करारदाद को जिसमें ईरान की मजम्मत हो रही है जी, उसको रशिया और चाइना वीटो कर दिया, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया। और एब्सटेन ठीक किया, क्योंकि पाकिस्तान तो मीडिएट कर रहा है ना बीच में, तो वो पोजीशन नहीं ले सकता। पोजीशन नहीं ले सकता।
तो पाकिस्तान ने मीडिएट किया। और दूसरी बात, पाकिस्तान मुसलसल ये कोशिश करता रहा। कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और शाम को भी जो बात हो रही थी वो ये कि पाकिस्तान ने, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुक आते हैं और वो इस जंग से बहुत पहले से हैं, वो कोई ये जो भी डिफेंस पैक्ट हुआ है इससे भी कोई ताल्लुक, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के तो तारीखी ताल्लुक आते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि वो उसमें पाकिस्तान ने अपना कल जाहिर है कि एक पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है वो आप अगर हमला करेंगे क्रेडिट सवाल ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप देखिए ना कि सऊदी अरेबिया ने भी उस करारदाद की बहुत ज्यादा कोई लॉबिंग नहीं की। बिल्कुल सर। तो वो करारदाद वीटो हो गई। वीटो उसमें क्या था करारदाद में? ईरान की मजम्मत, ईरानी जाहिरियत की मजम्मत। वो पहले ये हुआ कि शायद इन अल्फाज को थोड़ा सा चाइना और रशिया ऊपर नीचे करके करारदाद, फिर वो वीटो कर। लेकिन सर 7 और 8 अप्रैल जो कि कल रात गुजरी है, इस रात को अगर देखा जाए तो उस रात को जितने भी राब्ते हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रंप से भी बात की, जेडी वैंस से बात की, मार्को रूबियो से उनकी बात हुई, चीन में उनकी बात हुई, जो हमारे वजीर आज़म हैं उनकी भी बात हुई, फिर हमारे वह इसहाक डार साहब हैं वो वज़ीर ख़ारजा की हद तक जो है वो बात करते रहे। चीन ने किरदार ये अदा किया है जो कि खबर आ रही है कि उन्होंने सदर ट्रंप को कहा कि अगर आप हम ईरान तो नहीं गिरेगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं कुछ और ना गिर जाए। तो फिर ये बात जो है वो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की तरफ चल निकली और उसमें चीन ने बाकायदा गारंटी ली और दी। मियां साहब, आपको एक इतला देता हूं सर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना का दौरा करना है जी, जो उनका तय है सर, ये इन सारे मामलात में और मुज़ाकरात में और सारी बातों में वो दौरा भी तय हो रहा है। वो उस दौरे के खदोखाल भी तय हो रहे हैं कि उससे पहले कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके खदोखाल भी इसी यही जो मुज़ाकरात जारी हैं। मैं इनको पाकिस्तान में इसको मैं ये जो बात कही जा रही है ना कि पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल प्ले किया है, नहीं, पाकिस्तान ने मीडिएशन नहीं की, सिर्फ पाकिस्तान ने कुछ चीजें इन्फोर्स, ये गारंटीज भी पाकिस्तान ने करवाई हैं कि इस दौरान गड़बड़ ना हो। लेकिन मीडिएट अगर करना होता तो वो तो कागजों का तबादला तो पहले ही हो रहा था। पाकिस्तान ने ये के बीच में फॉल्स फ्लैग का खतरा चंद रोज पहले, और वो जेन्युइन था। अभी तक इसराइल काबू में नहीं आ रहा। इसराइल रात को तैयार था कि जी हमें तो ये मुश्तबा खामेनेई को शहीद करना है और बाकी लोगों को शहीद करना है, वो अभी तक काबू नहीं आ रहा। वहाँ पे जो है वो सीज़फायर नहीं हो सका। और बहुत से खलीजी मुल्क, बहुत से और ममालिक वो तो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। उनके तो जहन में ये था कि सारे उन्होंने अंडे टोकरे में डाले हुए थे नेतन्याहू के या अमेरिका के। ये जो डायलॉग हो रहा है इस बात को जहन में रखें। आज शहबाज शरीफ साहब ने जिन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया उनके नाम देखे आपने? चाइना, जी बिल्कुल, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट और कौन सा, रशिया और जीसीसी के मुल्क, बाकी मुल्क सारे। लेकिन कुछ मुल्कों का नाम लिया उन्होंने स्पेसिफिकली। तो ये तो वही मुल्क है ना जो पाकिस्तान के, और कतर का भी जी बिल्कुल। तो ये एक तो ब्लॉक पहले बना हुआ था ना। ये तो पहले ही आप चले जाए यहाँ से 1 महीना 1.5 महीना पहले तो सोमालिया, सोमालीलैंड, ये सारा अब इसमें और मुल्क शामिल हो गए हैं साथ। और वो मुल्क जो हैं वो जाहिर है कि इस पूरे, आप देखिए ना 29 मार्च को एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा मिले। उससे पहले 19 को सऊदी अरेबिया में रियाद में इजलास हुआ। तो पाकिस्तान एक अपनी एफर्ट भी कर रहा है, एक ग्लोबल पावर्स के साथ भी। इनमें से देखिए तुर्किया के कुछ इश्यूज हैं चाइना के साथ। काजी साहब आप जानते होंगे बेहतर, वो इतना करीब नहीं है चाइना के जितना पाकिस्तान है। वो नेटो की और बहुत सारी वजूहत हैं। सऊदी अरेबिया अब करीब आया है, वो जाहिर है कि अमेरिका के ज़्यादा करीब था, अब वो चाइना के करीब आ रहा है। और वो लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करीब है। इसी तरह से कतर और बाकी ममालिक, मिस्र तो आपको पता है कि बिल्कुल अमेरिकन ब्लॉक में रहा है, खासतौर पर कैंप डेविड के बाद। एक बात मुझे भूल जाएगी जी, प्रोजेक्ट इजराइल का क्या फ्यूचर है? अब ये जो पिछले 70-80 साल से एक फेस्टिंग वूंड था, अब ये क्या इट विल बी कट डाउन टू साइज? प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल, इजराइल एंड ग्रेटर इजराइल। नहीं देखिए ना, अगर ये सब कुछ हो गया, अमेरिका शिकस्त खा के जा रहा है, तो इसका क्या फ्यूचर होगा जहां पर? देखिए वो तो इसको कहते थे ना अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इसको जो अमेरिकन ने नाम लिया होता, ये तो बरतानिया से एक जहेज में मिला था ना ये प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल। अब यह है कि वो उन्होंने उनके हैंड ओवर किया, ये गले पड़ गए।
ये और इतनी नफरत अमेरिका में इस वक्त जो है वो नेतन्याहू के लिए मौजूद है, बहुत मौजूद है। वो कहते हैं कि जी, यानी वो जो ज़ायनिस्ट उनके साथ भी थे ना नेतन्याहू के, वो भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने मरवा दिया। असल में तो ट्रंप बड़े अच्छे आदमी थे, तो नेतन्याहू तो भोले भाले थे, ट्रंप को पता ही कुछ नहीं था। वो तो नेतन्याहू ने उनको धक्का दिया और नेतन्याहू के चक्कर में वो आ गए, वरना वो तो ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। लेकिन उनके जो डोनर्स हैं जिन्होंने पैसा डोनेट किया है वो सारे वो हैं जो ज़ायनिस्ट, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हों या ये जूइश ज़ायनिस्ट हों, तो उनके हाथों वो यरगमाल है। लेकिन जहां पर वो देखें ना, वो डोनर्स जो हैं उन्होंने भी तो पैसा कमाना है ना। तो अगर फाइनेंशियल सिस्टम को हिट करना शुरू कर दें आप, ईरान ने तो फाइनेंशियल सिस्टम को हिट करना शुरू कर दिया ना, मतलब ब्लैक रॉक और ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और डेटा सेंटर्स और ये जो मेगा 7 बने हुए हैं, एप्पल और अमेजॉन, और ये अगर आप इनको हिट कर रहे हैं, वो ईरान ने भी तो बड़ी प्रिसाइज उठाया ना चीजों को कि यहाँ हिट करना है। तो उनका अगर फाइनेंशियल सिस्टम हिट होना शुरू हो गया, सर 40 दिनों पैसा कहां से बनाएंगे वो? 40 दिनों की जो जंग है उसकी तो मैं रहनुमाई आपसे लूंगा, लेकिन जो अभी आपने बात की है 40वां दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का 40वां। सर, जो आपने एक बात की है, बहुत बड़ी खबर है इसमें कि जो सदर ट्रंप हैं वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त तक के लिए, क्योंकि दुनिया सारी ये समझती है कि शायद वो उनके गुलाम हैं, शायद वो उनके दोस्त हैं, शायद वो उनकी बात मानते हैं, पता नहीं क्या मसला है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। सर, दूसरा करैक्टर है एक, वो उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी। वजीर आजम ने आज अपनी गुफ्तगू में जो उन्होंने आज काबीना के साथ की, उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिशें और अंदरूनी साजिशों की जिक्र किया उसने कि ये बहुत ज़्यादा थीं। जो बैरूनी साजिश है उसके बारे में खबर ये आ रही थी कि कल रात और उससे पहले कल दिन को नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने आपस में ये बातचीत की और उन्होंने जो परसों के मुज़ाकरात ख़राब किए वो इसी बातचीत का पेशखैमा थे। और कल रात को भी मोदी की कोशिश रही कि वो मुज़ाकरात ना होने दे और जंगबंदी ना होने दे। इन दो मुल्कों की साजिशों का क्या करेंगे? क्या ये बेल मंडे चढ़ जाएगी और ये जो है अमन कायम हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप जो है वो मोदी जी को भी पसंद नहीं करते, यानी देखें ना, वो एक अजीब मामला है। दूसरा मामला, उनकी जो एक मुलाकात हुई, अब वो दूसरी मुलाकात या वो पहली मुलाकात पता चल रहा है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर हो रहा है कि वो एप्स्टीन ने कहा था कि मिलो और जाके जाओ और डांस करो और तुम्हें पसंद करेंगे, वो अंबानी और वो सारे। इशू ये है कि इसराइल को और भारत को क्या चीज जोड़ती है आपस में? ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत, यानी नजरिया दोनों का एक ही है। आप जो हिंदू बरादरी है हमारी उसको अलग रखें, आरएसएस को अलग करें। ये जो हिंदुत्व सोच है ना कि वो बिल्कुल एक अखंड भारत कोई तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं किया कभी किसी। इसी तरह से ग्रेटर इसराइल के बारे में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी वो कुछ और थी, इनके नक्शे ज़हन में कुछ और है। बहरहाल अब इशू ये है कि ये देखें आप कि ये जो एसेसिनेशन हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं ईरान, उससे पहले नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं नेतन्याहू से 26 फरवरी। क्यों मिलते हैं, क्या? उसके बाद एक जहाज वहाँ पे उसकी मुखबरी की जाती है और वो डूब जाता है, जो मशक़ें करने आया हुआ था यहाँ पे। ये बहुत सारे सवाल हैं। इशू प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी जो हैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने, आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज तक बतौर वजीर आजम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है। नरेंद्र मोदी ने कभी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि वो कुछ अपने पसंद के लोग ही बिठा लें सामने और सवाल जवाब, वैसे एक्टरों को बुला के अपनी अजमत की कहानियां, कुछ भी नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। वो मीडिया के सामने कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये जब मार के हक भी चल रहा था तो जहां पाकिस्तान की क़यादत रोज आके सवालों के जवाब दे रही थी, आपने कहीं कभी देखा कि नरेंद्र मोदी बैठे हों और उनके सामने उन्हीं के बहुत से जो एंकर्स हैं या जो मीडिया की शख्सियात हैं उनसे दो चार सवाल? अब ट्रंप भी आते हैं, अब और करें, ट्रंप भी मीडिया को फेस करते हैं, वो कहते हैं तुम गलत हो, तुम ये हो, आते तो हैं। कभी आपने देखा आज तक कि नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं हम मेरे जो हैं जानने वाले वो बस सारे जो हैं वो भेजा। अब इशू ये कि उनसे कोई पूछ नहीं सकता, आज तक उनसे कोई पूछ नहीं सकता कि भाई ये मार का हक क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हुआ था। आप सवाल ही जब नहीं कर सकते किसी बंदे से, ये आप क्यों गए थे वहां पे इसराइल, क्या जरूरत थी जाने की आपको, और आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या बना?